बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पाठ 4 कृषि के अंतर्गत जानकारी देना चाहूँगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में बच्चों, भारत में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। और भी बच्चों, जैसे आपके प्रमुख उत्पादों में चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि का उत्पादन किया जाता है। बच्चों, कृषि के प्रकार के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। कृषि के प्रकार देखो, हमारे देश में जो कृषि होती है कई प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया है। हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियां अपनाई गई हैं। बच्चों, जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए जाते हैं। बच्चों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रारंभिक जीव का निर्वाह कृषि के बारे में। इस प्रकार की कृषि किसानों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। अर्थात किसान अपने लिए अन्न का उत्पादन करते हैं और पशुओं के लिए चारे का उत्पादन करते हैं। ये लाभ के लिए कृषि नहीं होती है। इसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। बच्चों, इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होगा। ये कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों के द्वारा की जाती है, जिसमें लकड़ी के हल होते हैं, खुदाई करने के लिए फावड़े वगैरह, अर्थात इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों, दूसरी कृषि जो होती है आपकी कर्तन दहन प्रणाली, सुना होगा आपने, स्लेश एंड बर्न। इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। ये इस कृषि का उद्देश्य क्या होता है बच्चों? कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर दलदली भूमि होती है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जहाँ वन क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों को सुखा करके या जला करके उन क्षेत्रों में इस कृषि का उपयोग किया जाता है। भारत के प्रमुख राज्यों में, उत्तर पूर्व राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। बच्चों, झूम कृषि या कर्तन प्रणाली या जिसे स्लेश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। बच्चों, भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है। बच्चों, नेक्स्ट है आपके गहन जीव का कृषि। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में
जैव, रासायनिक और सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। भू स्वामित्व विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और लाभप्रद होता जा रहा है। बच्चों, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। इसे कहा जाता है गहन कृषि। बच्चों, इसी प्रकार की होती है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्यिक फसल है, परंतु उड़ीसा में ये जीविका फसल है। बच्चों, इसके अलावा फसलों के प्रकार, शस्य रूप कहा जाता है इनको। आपने भौतिक विविधताओं के आधार पर भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंब होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। बच्चों, भारत में 3 प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। बच्चों, रबी फसलों को शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। इसकी प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों की मुख्य फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। इसी तरह बच्चों, शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट बच्चों, खरीफ फसलें। ये देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून आगमन के साथ बोई जाती हैं, अर्थात सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। बच्चों, वैसे चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और कोंकण तटीय क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती है। बच्चों, चावल की 3 फसलें हैं: आस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ फसलों के ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद फसलों में तरबूज, खरबूज, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें की जाती हैं। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। बच्चों, विभिन्न फसलों के बारे में मैं आपको भौगोलिक दशाओं का पूर्व वीडियो में कर चुका हूँ। आज मैं आपको भारत में कृषि के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं या प्रौद्योगिकी के बारे में बताना चाहूँगा। प्रौद्योगिकी का उद्देश्य क्या है? बच्चों, हमारे देश में कृषि ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ पर किसानों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं।
प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। बच्चों, भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बच्चों, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे देश में 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। बच्चों, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण ये टुकड़ों में बंटती जा रही है, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए रणनीतियां आरंभ की गईं, परंतु इसके परिणाम कुछ क्षेत्रों में अच्छे और कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गए। इसलिए 1980 और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। बच्चों, इनमें कृषि में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधानों और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थी। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। बच्चों, कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। कृषि किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के लिए अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। बच्चों, भारतीय कृषि के बहुत सारे प्रभाव हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में
किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया तथा नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। बच्चों, 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से स्पर्धा करने में असमर्थ रही, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है, जबकि भारत में कृषि दो राह पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग सम्मिलित है। बच्चों, वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज भी प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भारत के लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल, फसलों, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, ये पाठ वैसे इसमें अगर आप देखना चाहो तो कृषि का विकास न होने के कारण या कृषि की समस्याएं, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया जाएगा। मैं चाहूँगा आपको कृषि का विकास न होने के कारण, नंबर 1, आर्थिक संसाधनों की कमी होना। नंबर 2, स्वामित्व के आधार पर जमीन का असमान वितरण होना। बच्चों, हमारे देश में अधिकांश कृषि वो लोग करते हैं जो भूमिहीन हैं, जो मजदूर वर्ग हैं। जमींदार कभी अपनी कृषि कार्य नहीं करता है। वो तो शहरों में सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पलायन कर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन को
ठेके पर कृषि दी जाती है। हमारे देश में नंबर 1 आर्थिक संसाधनों की कमी होना, सिंचाई के साधनों की कमी होना, मशीनों का अभाव होना, शिक्षा का अभाव होना, केंद्र कृषि अनुसंधान केंद्रों का अभाव होना, संचार तंत्र का अभाव होना, सस्ते परिवहन के साधनों का अभाव होना, बहुत सारी समस्याएं होने के कारण हमारे भारतीय किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है या उनको सस्ते साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसलिए बच्चों, आप अपनी इस पाठ को, ये पूर्ण हो चुका है। सैटरडे को लाइव क्लास के अंतर्गत आप इस पाठ से संबंधित समस्याएं मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चमेंद्र सर, बलराम जी है क्या? ठीक है। बाजार दर्शन है ना, जहाज ही है, जहाज का कौन है? हैं? एक मिनट देखना यार, समझना, मैंने बैग तो कर दिया मैंने। कौन है? क्या बात है? संख्या तो बता देना, कब खाने का टाइम तो बता देना। बहुत
आसान तरीका, सबसे कम नेट खर्च, सबसे कम स्पेस खर्च। वीडियो बनाने का तरीका 32 मिनट की मात्र 130 MB में काम चल गया। 32-33 मिनट की वीडियो बनाई है जो मात्र 132 कुछ नहीं होता, तुरंत डाउनलोड होती है, तुरंत क्या करती है। डाउनलोड किया? देखो ये बुक्स का तो अपने डाउनलोड कर ही रखा है, ये आपने नहीं करेंगे। एक तो ये डाउनलोड करो NCERT बुक्स एंड सोल्यूशन, अच्छा। तो आपको बुक्स मिल जाएगी, आपको बुक्स किताब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद में एक्स रिकॉर्डर को डाउनलोड करो, अच्छा। इसको खोलो, अपने आप अपना काम शुरू हो जाता है। खोल के बताओ आप देखो। खुला पड़ा है, जैसे अभी तो खुल रहा है फिलहाल तो जो है नहीं, ये रहा यहाँ पर, ये रहा खुला पड़ा है ये रहा।